देखिए, ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र के बीच फिर से ठन गई है। जी हां, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जायज और कानूनी सम्मत कार्रवाई ठहरा रही हैं, तो केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसे फर्जी केस और परेशान करने की साजिश करार दे रहे हैं। यानी कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान लगातार जारी, बल्कि और तेज हो चुकी है। क्या सत्येंद्र जैन आज भी आपके लिए ईमानदार है? स्मृति ईरानी का यह पलटवार पूछती है सवाल, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट आखिर क्यों दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है कि कल दोपहर 12:30 बजे मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझ ना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। केजरीवाल जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? 23 मई 2022 को 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है और उस पर कार्यवाही और कागजात की डिमांड करी जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पे क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्यवाही हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लेकर केंद्र पर तमाम आरोप लगाए हैं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट से लेकर मनीष सिसोदिया तक के खिलाफ साजिश का खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से 10 सवाल पूछे थे और उसके बाद आज तक पर स्मृति ने तमाम सवालों के जवाब दिए। मेरा पहला सवाल स्मृति जी आपसे यही है, अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, उनका यह कहना है कि सत्येंद्र जैन की पूरी फाइल मैंने देख ली है, वो कट्टर ईमानदार नेता हैं, कट्टर देशभक्त हैं और उन्हें तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। मेरे हाथ में वो हाईकोर्ट की कॉपी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंकुश जैन और वैभव जैन जिस संपत्ति पर टैक्स देना चाहते थे डिस्क्लोजर स्कीम के अंतर्गत, वो संपत्ति 16 करोड़ 39 लाख की सत्येंद्र जैन की थी। ये मेरा नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। तो क्या वो सज्जन जो अनअकाउंटेड इनकम, जो हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के साथ मिलकर 4 शेल कंपनीज के माध्यम से स्वयं कमाता हो, केजरीवाल जी के लिए ईमानदार है? क्योंकि केजरीवाल जी ने कल अपने वक्तव्य में कहा भ्रष्टाचार मतलब देश से गद्दारी। तो हाँ, निश्चित रूप से अगर आप हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के साथ स्वयं काम करके आप काला धन एकत्रित करते हैं और उस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन लेते हैं कंपनीज में, तो निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी है। तो सूक्ष्म प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि जो गद्दार है देश का, उन्हें केजरीवाल जी पनाह क्यों देते हैं? जो भ्रष्टाचार स्वयं स्वीकार करते हैं, जिनके भ्रष्टाचार का उल्लेख स्वयं दिल्ली की हाईकोर्ट करती है, उनको क्यों क्लीन चिट देते हैं अरविंद केजरीवाल? ठीक है,
इसी के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये भी सवाल कर रहे हैं कि दरअसल बीजेपी हिमाचल में होने वाली हार को लेकर पहले ही डर गई है। हिमाचल की जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन को दी गई और इसी वजह से अब ईडी को सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए छापेमारी करवा के उनकी गिरफ्तारी करवा रही है। मुझे नहीं पता कि जहां पर अभी तक चुनाव हुआ नहीं वहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी जीत की घोषणा कैसे कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि इस प्रकार के झूठे दावे वो पहले भी स्वयं कर चुके हैं। बनारस से लोकसभा का चुनाव जब वो लड़े तो उन्होंने ये दावा किया था कि वो जीतेंगे लेकिन हारे। उसी प्रकार से आज पूर्ण विनम्रता के साथ कहती हूँ, चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने वाली है। लेकिन मुद्दा सरकार बनने वाली है ये नहीं है जी। मुद्दा चुनाव होने वाला है ये नहीं है। मुद्दा बीजेपी जीतने वाली है ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या दिल्ली की हाईकोर्ट कोई चुनावी पार्टी है जिसने इस प्रकार का प्रमाण देश के सामने 2019 में ही उपलब्ध कराया था। इसी के साथ अगला सवाल वो लोग ये करते हैं स्मृति ईरानी जी बीजेपी को लेकर, और आपने जो आरोप भी लगाए हैं आज उसको लेकर, उनका ये कहना है कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और हमने खुद पंजाब में अपने मंत्री की गिरफ्तारी करवा ली। हम जांच एजेंसियों का इंतजार नहीं करते हैं। 2019 से उन्होंने क्यों 2019 से इस पूरे भ्रष्ट 4 शेल कंपनीज के माध्यम से 16 करोड़ की ये अनअकाउंटेड इलिसिट इनकम को, काले धन को सत्येंद्र जैन के पास स्वीकार किया। आज प्रश्नों की झड़ी में एक प्रश्न मैंने ये भी किया था कि जो 200 बीघा जमीन दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के इर्द गिर्द ली गई, उनके माध्यम से जिनका संबंध सीधा सत्येंद्र जैन के साथ है, उनको रेगुलराइज क्या इसीलिए केजरीवाल सरकार ने किया? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया गया? वो अपने पद पर अभी भी बने हुए हैं, क्या आप लोग उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं स्मृति जी? मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल जी क्लीन चिट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने स्वयं बाहर आए थे, तो आज जो मैंने 10 प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर कृपया देश की जनता को अरविंद केजरीवाल दे दें। क्यों 16 करोड़ 45 लाख रुपया जो काला धन है सत्येंद्र जैन का, जिसको स्वयं दिल्ली की अदालत ने स्वीकारा, जिसको स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने स्वीकारा, ये जो हकीकत है इसे अरविंद केजरीवाल स्वीकारने से क्यों मना करते हैं? इसी के साथ अगला सवाल क्यों जवाब नहीं देते कि जो 200 बीघा जमीन दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के पास रेगुलराइज की आम आदमी पार्टी ने, जब सत्येंद्र जी उस वक्त उस मंत्रालय के मुखिया थे जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस का हिस्सा थे, कानून के साथ इस प्रकार की आंख मिचोली क्यों स्वीकार है अरविंद केजरीवाल को? क्योंकि आपको दोबारा ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सत्येंद्र जैन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वो भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये वाक्य और किसी भी आपके नेता ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो आज अरविंद केजरीवाल की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं झुटला सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार ईडी के सामने उनकी पेशी हुई। सत्येंद्र जैन को बीते 8 सालों से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीबीआई की ओर से क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन ये सारी चीजें बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और बीजेपी के पेट में इस वक्त दर्द हो रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्यहीन आरोपों पर चर्चा करने के बजाय मैंने जो प्रमुख सवाल किए उन्हीं का जवाब दे दें। 2019 का ये दस्तावेज इस आधार पर कोर्ट द्वारा इंगित किया गया क्योंकि इसमें जो तथ्य हैं वो उन कंपनीज के माध्यम से प्रस्तुत हुए जिसमें बेनिफिशियल होल्डिंग स्वयं सत्येंद्र जैन की थी। सत्येंद्र जैन की कंपनीज ने कहा कि हमने ये इनकम अब तक डिस्क्लोज नहीं की है, आप कृपया इस पर टैक्स लगाकर हमारी पूरी कंपनी के इस ढांचे को मान्य करें। ये सत्येंद्र जैन की कंपनीज का हवाला है। इसके साथ ही कई और गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं।
उनका ये कहना है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, पूरी तरह से राष्ट्रभक्त हैं और 5 साल पुराने एक मामले का उदाहरण सामने देते नहीं हुए आए। क्या 16 करोड़ का गबन, एक सेकेंड, क्या 16 करोड़ का गबन ईमानदारी का प्रतीक है? 200 बीघा जमीन दिल्ली में लेना और फिर मंत्री के नाते उन कॉलोनीज को रेगुलराइज करना, ये ईमानदारी का प्रतीक है? क्या ये ईमानदारी का प्रतीक है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहें कि मेरे प्रतिनिधि जो पैसा आपको दिखा रहे हैं उस पर टैक्स लगा दिए जी और इस पैसे को आप स्वच्छ कर दीजिए? ये ईमानदारी का प्रतीक है। वो उदाहरण दे रहे हैं कि 5 साल पहले हमारे एक मंत्री का ऑडियो सामने आया था, हमने ना सिर्फ उसको बर्खास्त किया, मैंने सिर्फ पॉइंटेड हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर जी अरविंद केजरीवाल से आज सवाल किए। कल वो जज बनकर स्वयं जनता की अदालत में बरी कर रहे थे सत्येंद्र जैन को। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वाकई में जिस अदालत के पास संवैधानिक अधिकार है कि तथ्यों के आधार पर वो टिप्पणी करे, उस कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो आज जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूं, अगर कोर्ट के प्रति वाकई में सम्मान है तो साल 2019 के दस्तावेज उन्होंने देखे? और अगर देखे तो उन्हें कैसे स्वीकार हो गया कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकारा है कि 16 करोड़ 39 लाख का गबन स्वयं उन्होंने किया? उन्होंने अपने कथन में केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि कंसल्टेंसी फीस मिली है जी। मतलब स्वीकार किया कि हाँ सत्येंद्र जैन को पैसे मिले हैं। किस चीज की कंसल्टेंसी? उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर के लिए कंसल्टेंसी मिली है। अरे जिस जमीन पे कोई इमारत नहीं बनी उसको आर्किटेक्ट क्या कंसल्टेंसी दे रहे थे? और 16 करोड़ की कंसल्टेंसी एक ऐसी जमीन के लिए जिसमें इमारत ना बनी हो, आपने आज तक सुनी है क्या? तो आप लोग क्या चाहती हैं? आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल पद पर आज भी विराजित है, इसका जवाब तो स्वयं केजरीवाल जी दे रहे। मैं तो कहती हूं कि इसका जवाब तो स्वयं केजरीवाल जी को देना है, क्योंकि कॉलोनी का रेगुलराइजेशन क्या मात्र सत्येंद्र जैन ने किया या उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास भी थी? क्योंकि केजरीवाल जी ने स्वयं कल कहा कि मैंने सारे दस्तावेज देख लिए हैं। अगर देखे हैं दस्तावेज तो क्यों उन्होंने ये स्टैंड नहीं लिया कि 16 करोड़ रुपया एक ऐसी जमीन के लिए कंसल्टेंसी में उनके मंत्री ने ली जिस पर कोई इमारत खड़ी नहीं हुई? ये सवाल क्यों नहीं किया उन्होंने सत्येंद्र जैन से? भाभी जी को, उनकी पत्नी को कल वो दिलासा दे रहे थे। क्या अरविंद केजरीवाल ने जब कागज पढ़े तब ये नहीं देखा कि इन सारी बेनामी ट्रांजैक्शंस में सत्येंद्र जैन जी की पत्नी भी सम्मिलित हैं? अगर वाकई में कागज देखे तो ये प्रश्न क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? तो फिर अरविंद केजरीवाल सामने आकर पहले ही क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं सत्येंद्र जैन को, अगर जांच जारी है तो? इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है आपको? वो तो अरविंद केजरीवाल जी जाने कि ऐसी क्या मजबूरी है। मैं तो वही पूछ रही हूं आज, ऐसी क्या मजबूरी है कि साल 2019 से दस्तावेज अगर वाकई में उन्होंने पढ़े हैं, ये उपलब्ध हैं, और फिर भी वो क्लीन चिट दे रहे हैं? क्यों सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ केजरीवाल जी दे सकते हैं। आप लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी जैसी वो कह रहे हैं कि दरअसल इनको हथियार की तरह बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जाता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। 1000 से ज्यादा बार बीजेपी ने मुझे हथियार लगता की तरह है कि इस्तेमाल करके हमें बहुत ही परेशान किया जघन्य है। अपराध है। एक सेकेंड, जी मुझे लगता है बहुत ही जघन्य अपराध है जब आप हर सेंट्रल एजेंसी के ऊपर इस प्रकार के आरोप मढ़े। मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रश्नों की झड़ी लगाई उसका एक अंश आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रही हूं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये ना सीबीआई है ना ईडी है, ये हाईकोर्ट है। क्या अरविंद केजरीवाल देश की जुडिशरी पर अब सवाल उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि न्यायालय से सच सामने दोबारा आने की हम कहती पूरी हूं, उम्मीद कर रहे हैं। देश की जुडिशरी ने और इस न्यायालय ने 2019 को ही सामने लाकर रख दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अब तक उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और न्यायालय के दस्तावेज के बावजूद उन्होंने क्यों सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया? ठीक है, जिसमें स्वयं सत्येंद्र जैन की कंपनी स्वीकार करती हैं, मान्य करती हैं कि जी हाँ ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इस पर टैक्स लगाइए। जी ये हम नहीं कहते, सत्येंद्र जैन की कंपनियां खुद कहती हैं। ठीक है।
आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे स्मृति जी जिसका जवाब चाहूंगी। पहला तो केजरीवाल और उनकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ मामला है। इस पूरे मामले में मैंने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और आप मेरे तमाम सवालों का जवाब भी दे रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। सीधे तौर पर आपकी ओर से इन लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप बार बार ये पूछ रही हैं कि अपने पद पर सत्येंद्र जैन क्यों बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बोल देती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को तो बर्खास्त करना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रही हूं, बर्खास्त तो करना चाहिए, लेकिन मेरी रुचि ये जानकारी प्राप्त करने में भी है कि अगर केजरीवाल साहब ने कल कहा कि मैंने सारे दस्तावेज पढ़े, तो ये दस्तावेज पढ़कर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? वो कौन सी मजबूरी है कि 16 करोड़ की इस धनराशि पर अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ चुप्पी साधी, वो क्या है आम आदमी पार्टी का सत्य जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन आज भी संरक्षण पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का? क्या सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और है आम आदमी पार्टी में जिसने उन कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन के माध्यम से कोई भी बेनिफिट लिया हो? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। क्यों सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, ना संजय सिंह दे सकते हैं, ना मनीष सिसोदिया दे सकते हैं। इसका जवाब सिर्फ केजरीवाल जी के पास है। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल इससे इतर जाकर 8 जून को सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया है नेशनल हेराल्ड के मामले में। उस पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है बीजेपी जब डरती है, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं, इस वाले मुद्दे पर वैसे ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मैं उस लोकसभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हूं जहां पे सम्राट साइकिल नाम की एक कंपनी है जिसको हथियाया गांधी खानदान ने फाउंडेशन के माध्यम से स्वयं। फाउंडेशन के 3 मुखिया हैं, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। हम सतत 8 वर्षों से उस खानदान के खिलाफ केस लड़ रहे हैं कि किसानों की भूमि वापस की जाए। कांग्रेस पार्टी के इस परिवार ने किसानों के खिलाफ जाकर कोर्ट में अर्जी लगाई है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में किसान जीते उनका अधिकार कि वो अपनी जमीनें गांधी खानदान से वापस पाएं। तो मैं स्तब्ध नहीं हूं कि उन्होंने कोई और घोटाला नेशनल हेराल्ड के माध्यम से किया है। उनकी फितरत क्या है, आप अमेठी आइए, वहां जनता आपको बताएगी। गुजरात में कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं गुजरात में पाटीदार वोटर्स पर बीजेपी की खास निगाहें हैं और यह माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने से बड़ा फायदा होगा। हंसते मुस्कुराते, हाथ हिलाते, उम्मीदें जताते, हार्दिक पटेल ने हाथ का साथ छोड़ हाथों में कमल थाम लिया। जिस बीजेपी से 36 का आंकड़ा, जिस बीजेपी विरोध के दम पर उनका राजनीतिक उदय हुआ, उसी बीजेपी को हार्दिक पटेल ने गले से लगा लिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हाथों में केसरिया पगड़ी और गले में केसरिया पट्टी। हार्दिक पटेल का बीजेपी में आज बाकायदा दाखिला हुआ। बीजेपी मुख्यालय कमलम में हार्दिक को आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता दी गई और फिर हार्दिक ने बीजेपी में आने का मकसद भी बताया। और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो, तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुट रहे, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुट जाना चाहिए। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के इस कार्यक्रम में बीजेपी का कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री नहीं दिखा। ये हैरत की बात रही। हार्दिक आज सुबह से ही इस इवेंट को बड़ा बनाने की कोशिश में लगे रहे। पूजा पाठ से नेताओं से मुलाकात तक हार्दिक इसे यादगार बनाने में लगे रहे। खुली गाड़ी में हार्दिक पटेल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में एंट्री ली तो उन पर फूलों की बारिश हुई। बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले हार्दिक पटेल ने नितिन पटेल से बंद कमरे में मुलाकात की। उन्हीं नितिन पटेल से जो एक वक्त में उनके धुर विरोधी थे, लेकिन अब बीजेपी में ही दाखिल हो गए हैं, तो नितिन पटेल से नाता भी बदल गया।
जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे, और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। हार्दिक पटेल राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में चर्चा में आए, जब पाटीदार आरक्षण की मांग के लिए सूरत में उन्होंने एक विशाल रैली की, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया। इसके बाद 25 अगस्त 2015 हार्दिक ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ क्रांति रैली की। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और 2020 में हार्दिक को सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी पारी छोटी साबित हुई। आज से हार्दिक बीजेपी के केसरिया बाने में रंग गए हैं और अब से कांग्रेस उनके निशाने पर होगी। गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या किसने की? उस पर गोली चलाने वाले कातिल कौन थे? कहां से आए थे और कहां चले गए? इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए अब पुलिस ने उन वीडियोस का सहारा लेना शुरू कर दिया है जो हत्या के बाद से अब तक वायरल वीडियो की शक्ल में सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। वीडियो नंबर 1, थार के पीछे कार। वीडियो नंबर 2, सिद्धू की गाड़ी का पीछा। वीडियो नंबर 3, हमलावरों की कार। वीडियो नंबर 4, सिद्धू की तेज रफ्तार थार। वीडियो नंबर 5, थार का पीछा करती सफेद कार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक सामने आ रहे ये वीडियो कत्ल की उस कहानी के अहम किरदार और चश्मदीद भी बनते जा रहे हैं, जिस कहानी के सिरे तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब तक सामने आए वीडियो में ये सबसे ताजा वीडियो है। एक खाली पड़ी संकरी की सड़क पर अचानक तेज रफ्तार थार गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। ये वही थार है जिस पर सिद्धू मूसेवाला सवार था, बल्कि वो खुद इस गाड़ी को चला रहा था। लेकिन इसी वीडियो ने एक और बात उजागर की है कि वो है सिद्धू मूसेवाला की थार के गुजरने के चंद सेकंड बाद ही एक और गाड़ी बड़ी ही खामोशी से गली से निकलकर उसी सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है। ये गाड़ी बोलेरो है, जिसके बारे में पुलिस का अंदाजा है कि इसी बोलेरो गाड़ी पर वो हमलावर सवार थे, जिन्होंने आगे जाकर सिद्धू मूसेवाले को अपना निशाना बनाया था। ये वीडियो बुधवार की शाम को वायरल हो रहा था। इस वीडियो में भी वो बोलेरो गाड़ी नजर आ रही है जिस पर कातिल सवार थे। ये बात तो अब दबी छुपी नहीं रही कि AN-95 और AK-47 जैसे बेहद आधुनिक हथियारों से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसकी ही कार में छलनी कर दिया गया था। गोलियां इस रफ्तार से सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई गई थी कि उसे अपनी ही सीट पर ही झुकने तक का वक्त नहीं मिला। इस हत्याकांड ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक की पुलिस को अचानक एक्शन मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी तक इस हत्याकांड में किसी भी तरह का कोई साक्षात चश्मदीद तो सामने नहीं आया। अलबत्ता हत्या से जुड़े किस्से और हत्या के पीछे की तमाम थ्योरियां जरूर सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन पुलिस को तो हत्या की ये गुत्थी सुलझानी है। पुलिस को ये तो पता है कि हत्या पंजाब के भीतर अपनी औकात दिखाने की जिद में गैंगवार का ही नतीजा है, लेकिन ये अभी तक राज नहीं खुल सका है कि आखिर असल में इस हत्या को किस गैंग के किस शूटर ने अंजाम तक पहुंचाया। लिहाजा पुलिस को इन्हीं वीडियो के जरिए अपनी कहानी को सुलझाकर उस कातिल को जमाने के सामने लाने की जिम्मेदारी है, जिसने पंजाब के एक सिंगर को इस तरह दिन दहाड़े डंके की चोट पर उससे सुरक्षा वापस लिए जाने के दूसरे ही दिन मौत के घाट उतारकर देश भर में सनसनी फैला दी।